गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सार्थक गुप्ता और एक बार मैं दोबारा आपके सामने हाजिर हूँ। क्लास 10th का जो टॉपिक अभी अपना चल रहा था फेडरलिज्म, सिविक्स का ये टॉपिक है, चैप्टर सेकंड। और फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब सेकंड वीडियो में मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर के बारे में डिस्क्राइब करूँगा। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि जो लेजिस्लेटिव पावर का विभाजन है वो किस किस हमारे देश में, हमारे इंडिया में किस किस तरह से है। पहला तो यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट मतलब नेशनल इंपॉर्टेंट, जो हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण, जैसे कि डिफेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, रेलवे। स्टेट लिस्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये जो स्टेट लिस्ट है हमारा यूनियन लिस्ट से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसी पर्टिकुलर स्टेट और राज्य की बात होती है। हम यूपी में रहते हैं तो एक हमारी खुद की पर्टिकुलर अपनी पुलिस है जो सिर्फ और सिर्फ यूपी के मैटर को ही सॉल्व करती है। और जैसे कि कुछ राज्यों ने अपने नियम व कानून कुछ अपने पर्टिकुलर राज्य के लिए अलग से बना रखे हैं। बिहार में अल्कोहल पूरी तरीके से बैन कर दिया, तो क्या दूसरे राज्यों में है? नहीं है ना। तो इस तरह के एक स्टेट लिस्ट हो गया। अब कंकरेंट लिस्ट मतलब जहां पर बोथ यूनियन और स्टेट जो सरकारें होती हैं वो आप कह सकते हो एक साथ काम करती हैं। एजुकेशन और हेल्थ की हम बात करेंगे। एजुकेशन और हेल्थ हमारे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे भी हैं और इसमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर साथ करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई क्लैश या लड़ाई हो जाती है, तो ऐसे टाइम पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्योंकि मोर पावरफुल है तो उसकी बात ही मानी जाएगी, जो ऑर्डर उसके होंगे वही फॉलो करे जाएंगे। अब उसके बाद में एक और सिस्टम है जिसका नेम है रेसिडुअरी सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवशिष्ट शक्ति। मतलब ये आर्टिकल 248 में इसका उल्लेख किया गया है और इसकी ये जो लिया गया था हमारे इंडिया में रेसिडुअरी सिस्टम, ये कनाडा से लिया गया था। और इसका जो मेन पावर है, जो रेसिडुअरी सिस्टम जो बनता है वो पार्लियामेंट में बनता है। जब पार्लियामेंट में बनता है तो जाहिर सी बात है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ही में ही इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का ही इस पर डायरेक्ट अधिकार होगा, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है ना। अब बात करेंगे हमारे भारत के जितने भी राज्य हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं तो उनमें एक सा आइडेंटिकल पावर नहीं चलता है। ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया डू नॉट ऑफ आइडेंटिकल पावर। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशल स्टेटस दिया गया था, और लेकिन हालांकि अब एक साल पहले ही 2019 में नरेंद्र मोदी ने 370 और 35 में जो आर्टिकल था उसको खत्म कर दिया गया पूरी तरीके से। और जम्मू कश्मीर जो कि अब दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, और अब इनका जो स्टेट का जो दर्जा था वो उनसे छीन लिया गया और अब इनको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। और लेकिन पहले इनके पास एक स्पेशल स्टेटस हुआ करता था। ये यहाँ की जो विधानसभा थी वो 6 वर्षों की हुआ करती थी। इनका कुछ अपना झंडा भी था, यहाँ का हाई कोर्ट थी, वहाँ का सुप्रीम कोर्ट था, इंडिया के जो अदर कानून लॉ वगैरह थे वहाँ का नहीं। ये सब बात की बातें हैं, लेकिन अभी हम जो मेन हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे। हालांकि अब ऐसा जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारे डायरेक्ट अब इस पे जो रूल चलता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का चलता है। लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर दो यूनियन टेरिटरी हमारे इंडिया में बना दिया गया है। इसका जो पूर्ण राज्य का दर्जा था जम्मू कश्मीर का वो छीन लिया गया है। और सेम यूटी जो यूनियन टेरिटरीज हैं इनके पास कोई भी आधिकारिक स्टेट पावर्स नहीं होती है। यहाँ पर डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है, केंद्र सरकार का ही यहाँ पे रूल चलता है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे कि अभी लेटेस्ट में जम्मू एंड कश्मीर बना है और दिल्ली, कहने को तो ये यूनियन टेरिटरी है लेकिन यहाँ पे यहाँ का पर्टिकुलर इनका मुख्यमंत्री होता है और इनको अर्ध राज्य का दर्जा भी दिया गया है। जैसे कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में रूल कर रही है, जम्मू एंड कश्मीर में इस समय तो राज्यपाल का रूल चल रहा है, लेकिन वहाँ भी चुनाव होंगे जिस तरह से दिल्ली में होते हैं। तो लेकिन ये तो भी यहाँ पर जो पॉलिसियाँ हैं और जो मतलब एक जो मेन पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रहता है। अब ऐसा नहीं है कि जो पावर शेयरिंग हमारे इंडिया में है वो चेंज नहीं हो सकता या होता नहीं है, लेकिन उसको चेंज करने के लिए दोनों हाउसेस से, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उनसे 2/3 मेजोरिटी मिलनी अति अनिवार्य है, जरूरी है। और अगर 2/3 मेजोरिटी मिल जाती है तो जो पावर शेयरिंग का जो चेंजमेंट है वो पॉसिबल हो जाता है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बताती है जुडिशरी, मतलब कोर्ट, न्यायपालिका। ये स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है और इसके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर्स भी होते हैं।
ये हर मामले में इंटरफेयर भी कर सकता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट किसी भी राज्य की सरकार या केंद्र सरकार कोई भी गलत फैसला ले ले या कोई एक ऐसी पावर को चेंज करना चाहे जो नहीं होना चाहिए या कोई दूसरी पावर लाना चाहे तो तत्काल प्रभाव से ये इसमें एक्शन भी ले लेते हैं, अगर वो देश हित में नहीं होता है तो। लेकिन ऐसी समस्या बहुत ही कम देखने को हमारे देश में मिली है और लोकसभा राज्यसभा दो हाउस हमारे कंट्रीज में है, इनमें जब 2/3 मेजोरिटी हो जाती है तभी पावर शेयरिंग में कोई ना कोई चेंजमेंट हम कर सकते हैं। ये इतना आसान प्रक्रिया भी नहीं होती है। और ये अब मैं आपका तीसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। हमारे देश में किस तरीके से फेडरलिज्म को हम लोग प्रैक्टिस में मतलब में लाया जाता है। तो ये हमारा 3rd वीडियो बनेगा और आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। किसी भी तरह की आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को देख के समझेंगे और काफ़ी सिंपल वे में मैंने इसको समझाया है। तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।